नमस्कार दोस्तों। और चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 एनसीईआरटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1870 से 1947। देखिए, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ी हैं चीजें, भारत में किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, प्रशासन में उन्होंने क्या बदलाव किए, हमारे किसानों आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया है, उनके जीवन को उन्होंने, शिक्षा में क्या परिवर्तन लाए, महिला जाति इन सब क्षेत्रों में क्या बदलाव हुए, इसके अलावा समाज सुधार हो गया, 57 का विद्रोह हो गया। इन सब मुद्दों को हम लोगों ने अब तक के अपने इस बुक में, अपने इस डिस्कशन में समझा है। सामने ये एक चित्र है आपके, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कैसे 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 1943 आते आते 90,000 से ज्यादा लोग कैद कर दिए गए और हजारों की तादाद में लोग मार दिए गए अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन में। और फिर भी हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। अच्छा भाई, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, जब हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, तो इसको आप 57 के विद्रोह से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जरा कनेक्ट करके देखिए तो आप बढ़िया समझेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद हिंदुस्तान के लोगों को कम से कम ये बात समझ में आने शुरू हो गई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई का तरीका है, अब उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और 1870 से 1880 के बीच ऐसे कई सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, आप यहाँ नाम देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इन सारे संस्थाओं के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि भारत के मामलों में अंग्रेजों का जो दखल है वो खत्म होना चाहिए। And they worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. भारत के लोगों को उनके अनुसार काम करने दिया जाए, उसमें अंग्रेजों का दखल नहीं होना चाहिए। This is definition of sovereign. And इसके साथ साथ में the dissatisfaction with British rule intensified in 1870s and 1880s. Arms Act, this was very oppressive act. आर्म्स एक्ट 1878 जब लाया गया तो इसमें लिटन इस समय वायसराय था और लिटन ही वाज वेरी क्रूअल वायसराय। लिटन ने कहा कि भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये भी इसी समय आया, 1878 में ही लाया गया इसको भी। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से लिटन ने यह कहा, दोनों एक्ट लिटन ही लाया था, कि अगर भारत के अंदर में कोई भी न्यूज़पेपर अंग्रेजों का विरोध करता है तो उस न्यूज़पेपर को पूरा बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन 1883 देयर वाज अ furor over the attempt by the government to introduce Ilbert Bill. What was the Ilbert Bill? 1883 में लाया जा रहा था इसको। What was Ilbert Bill? The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. This is the key line, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है लाइन ये। इल्बर्ट बिल 1883, इस समय वायसराय था रिपन इसको लेकर के आ रहा था और मिस्टर पीसी इल्बर्ट यहाँ पर थे। रिपन के साथ में उन्होंने इस बिल को पेश किया था, बिकॉज ऑफ हिज नेम इसका नाम पड़ा था इल्बर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर था ये कि अब तक यूरोपियंस के जो मामले होते थे, अंग्रेजों के जो मामले होते थे, वो किसी यूरोपियन जज की अदालत में ही जाते थे। रिपन यह कह रहा था कि ब्रिटिश जज और इंडियन जजेस में इक्वालिटी होनी चाहिए और यूरोपियंस के मामले, अंग्रेजों के मामले, वो कोई इंडियन जज भी सुन सकता है, उसकी अदालत में भी ये मामले जा सकते हैं। और इस बात को लेकर के अंग्रेजों ने ही रिपन का विरोध शुरू कर दिया और इस इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। रिपन ने रिजाइन कर दिया और यहां से भारतीयों को एक बात ये समझ में आ गई कि अंग्रेज भारतीयों के प्रति सद इच्छा नहीं रखते हैं। और इसी के बाद में 1885 में दिसंबर 1885 में 72 लोगों ने, 72 लोगों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की।
एओ ह्यूम इसके फाउंडर मेंबर थे। और इसके साथ साथ में जो अर्ली लीडरशिप थी, इसमें कुछ और नाम भी थे, लाइक दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि पहले अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब बड़े नाम थे। अच्छा भाई, दादा भाई नौरोजी ने अपने जो है संस्थाओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से लोगों को अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में जागरूक किया। इन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं। इसी समय एक न्यूज़पेपर था इंडियन मिरर। इंडियन मिरर ने भी जनवरी 1886 में कांग्रेस के जो विचार थे, भाई दिसंबर 1885 में स्थापना हुई है, जनवरी 1886 में इंडियन मिरर ने लिखा, द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री। और हिंदुस्तान के जो भविष्य की संसद बनेगी उसका ये न्यूक्लियस साबित होगी। और बदरुद्दीन तैयब जी ने जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आल्सो, मद्रास के अंदर में, तब इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी क्लास और कम्युनिटी, बट दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। भारत के सभी समुदायों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। अब कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू किया, अ नेशन इन द मेकिंग। अब कांग्रेस की जो शुरुआती जो काम करने का स्टाइल था वो नरम दली तरीका है, मॉडरेट मेथड है। इनका ऑब्जेक्टिव्स था, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट। प्रशासन में, सरकार में भारतीयों को ज्यादा भागीदारी मिले, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों को शामिल किया जाए, ये सब डिमांड्स थी शुरुआती दौर में कांग्रेस की। It also demanded that Indians be placed in high positions, भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाएं। इसके अलावा जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो लंदन में होता था, वो it called for civil service examinations to be held in India as well, not just in London। सिविल सर्विस का एग्जाम जो केवल लंदन में हो रहा था वो भारत में भी होना चाहिए। तो इस तरह के शुरुआती डिमांड्स हैं कांग्रेस की। आप अगर इनको देखें तो ये बड़ी मध्यम मार्गीय डिमांड्स हैं, बड़ी एग्रेसिव डिमांड्स नहीं है। अच्छा भाई, इसके अलावा जब कांग्रेस ने जब इस तरह की डिमांड्स करनी शुरू की, ठीक है, तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कांग्रेस की पावर अगर बढ़ेगी तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी। और ऐसे में अंग्रेजों ने कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए भी काम करना शुरू किया। इसी समय कांग्रेस के अंदर में एक ऐसा ग्रुप आया जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाजपत राय साहब थे, ये कह रहे थे फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। ये लोग ये कह रहे थे कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स बंद होनी चाहिए, और इन्हें हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कह देते हैं, गरम दल के लोग कह देते हैं। और इसमें जो है तिलक साहब ने कहा, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक साहब का न्यूज़पेपर था केसरी, मराठा भी था इनका न्यूज़पेपर, केसरी मराठी भाषा में आता था और ये अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा विरोधी समाचार पत्र था। इसी बीच 1905 में कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तहत। हालांकि इससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं था। अंग्रेज ये चाहते थे कि बंगाल, जो कि उस समय नेशनलिज्म का न्यूक्लियस बनता जा रहा था, केंद्र बनता जा रहा था, बंगाल को कंट्रोल किया जाए। और इसीलिए उन्होंने पूर्वी बंगाल, असम, इन हिस्सों को एक तरफ कर दिया, पश्चिमी बंगाल के हिस्से अलग कर दिए, ताकि बंगाल की जो राजनीति है वो बिखर जाए। और इसी का विरोध करते हुए बड़ी बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया गया। मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स दोनों ने विरोध किया इसका। स्वदेशी आंदोलन का इसी समय आरंभ हुआ और पूरे भारत के अंदर में यह आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और इवन आंध्र प्रदेश के अंदर में वंदे मातरम सत्याग्रह, जी हाँ, आंध्र के अंदर में वंदे मातरम सत्याग्रह इसी समय आरंभ हुआ। इट वॉज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अच्छा भाई,
स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा कई जगहों पर क्रांतिकारी हिंसा भी हुई। क्रांतिकारी हिंसा में लोग हथियारों का सहारा ले रहे थे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। इन्हीं सबके बीच में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में ढाका के अंदर में। मुस्लिम लीग के लोग ये कह रहे थे कि भारत के अंदर में मुस्लिमों की संख्या कम है, तो परिषदों के अंदर में, काउंसिल्स के अंदर में उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसीलिए 1909 में अंग्रेजों ने मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के माध्यम से मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व भी दे दिया। इन्हीं सबके बीच में 1907 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में दो भागों में टूट गई, क्योंकि दोनों की विचारधाराओं में इतना अंतर आ चुका था कि दोनों साथ में ही रह पाए। कांग्रेस के सूरत सेशन में विभाजन हो गया। हालांकि दिसंबर 1915 में तय हुआ कि अब दोनों मिल करके काम करेंगे और 1916 में गर्म दल और नरम दल के बीच लखनऊ में एक समझौता हुआ। इसके अलावा 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हुआ, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कि अब दोनों पार्टियां मिलकर के काम करेंगी। हालांकि लंबा चला नहीं समझौता ये। इन्हीं सबके बीच में 1919 आते आते प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। गांधी जी हिंदुस्तान आ चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो जरूरी जो आवश्यक वस्तुएं थी उनके दाम एकदम से बढ़ गए। उद्योगपतियों ने काफी मुनाफा कमाया। मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर्स में आपको कि जो जूट की डिमांड बढ़ गई तो जूट कारोबारियों को मुनाफा हुआ। टिस्को की बात की थी मैंने, टिस्को की बात की थी कि लोहे के ऑर्डर खूब मिले उसको हथियार बनाने के लिए, रेलवे की पटरियां बनाने के लिए, तो टिस्को ने भी खूब मुनाफा कमाया। लेकिन जो आम जनता थी उसका जीवन और बर्बाद हो गया। इसके अलावा उद्योगपतियों को फायदा तो हुआ, लेकिन अंग्रेजों को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने उद्योगपतियों के ऊपर में खूब टैक्स लगाए। तो अब ऐसे में एक तरफ महंगाई की वजह से गरीब परेशान है, मध्य वर्ग परेशान है, और जो उच्च वर्ग है उसके मुनाफा तो हुआ लेकिन वो उच्च करों से, हाई टैक्स से परेशान है। अब क्या किया जाए फिर? तो ऐसे में हुआ क्या, राष्ट्रवाद की मांग ने और जोर पकड़ा और जो उद्योगपति हैं इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलनों को सपोर्ट करना शुरू किया। इसके अलावा जो भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करके वापस लौटे, उन भारतीय सैनिकों को यह बात समझ में आ गई कि अंग्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं, अफ्रीका के अंदर में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही शोषण कर रहे हैं। एशिया के अन्य हिस्सों में भी वही शोषण चल रहा है। एशिया एंड अफ्रीका, आप यहां देखो इस पैराग्राफ पे सब बातें लिखी हुई हैं। और ऐसे में जब गांधी जी 1915 में भारत आ गए तो गांधी जी के बारे में आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ काफी काम किया था। 1895 में डरबन के अंदर में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब साउथ अफ्रीका के अंदर में भारत के अलग अलग समुदायों के लोग रहते थे, मुस्लिम समुदाय, पारसी समुदाय, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियंस, ये सब। तो अब गांधी जी को ये सब लोग जानते थे। तो भारत के किसी अन्य नेता की तुलना में गांधी जी के पास ज्यादा समुदायों का सपोर्ट है। इस पिक्चर में देखो, नटाल इंडियन कांग्रेस की जब स्थापना हुई है तो ये गांधी जी है, बीच में खड़े हुए हैं गांधी जी। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोग गांधी जी को जान रहे थे। अब जब गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने शुरुआती दौर में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपने आंदोलन किए और इन आंदोलनों की वजह से वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे कई अन्य नेता गांधी जी के संपर्क में आए। 1917 चंपारण आंदोलन, ये गांधी जी का हिंदुस्तान में पहला आंदोलन था। जब नींव उगाने वाले किसानों की बात की थी तो मैंने चंपारण आंदोलन की बात भी की थी। अच्छा भाई, अब इसी बीच अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर में कहा गया कि अगर कोई भी इंडियन अंग्रेजों के खिलाफ में कुछ भी गलत करेगा तो उसको उठा के हम जेल में डाल देंगे। गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर में इसको एकदम सीधा हमला माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। इसको शैतानी करार दिया भारत के नेताओं ने। 6 अप्रैल 1919 को एक अहिंसक हड़ताल रखी गई।
इसको जो है अत्याचारी कानून बताते हुए इसका विरोध किया गया। अलग अलग सभाओं का आयोजन हुआ और इन्हीं सब के बीच में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर में बड़ी संख्या में लोगों पर गोलियां चलवाई जनरल डायर ने अमृतसर के अंदर में। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। क्या था नाइटहुड? एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक टाइटल था। उन लोगों को टाइटल दिया जाता था जो अंग्रेजों के लिए जो है उन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं करी होती थी, ऐसे लोगों को। अब टैगोर साहब ने ऐसी तो कोई सेवा नहीं करी थी। हाँ, टैगोर साहब ने अपनी कविताओं के माध्यम से जो है भारत का गौरव बढ़ाया था। और उस समय जो भारत था दैट वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो अंग्रेज कह रहे थे कि भाई हमारा भी नाम बढ़ा है, नाइटहुड है आप। लेकिन टैगोर साहब ने कहा कि अगर मेरे देश की जनता पर ऐसे अत्याचार होंगे तो मैं क्या करूंगा आपसे सम्मान लेकर के। अच्छा भाई, इसी समय मैंने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चूंकि खत्म हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में तुर्की की हार हुई थी। तुर्की में थे खलीफा। अब न्यूज ये आ रही थी कि जो तुर्की के अंदर में इस्लामिक दुनिया के जो तीर्थ स्थल है, धार्मिक जगहें हैं, उन पर से खलीफा का नियंत्रण अब खत्म कर दिया जाएगा। तो पूरी दुनिया के अंदर में एक आंदोलन शुरू हुआ विच इज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। भारत के अंदर में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो लोगों ने, कांग्रेस के नेता थे अली ब्रदर्स, इन्होंने खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया। और अली ब्रदर्स ये कह रहे थे कि एक असहयोग आंदोलन शुरू होना चाहिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए। गांधी जी ने भी इस बात का समर्थन किया और गांधी जी ने भी कहा खिलाफत का मुद्दा है, पंजाब के अंदर में जो घटनाएं घटी हैं ये सब चीजें हैं। और इन्हीं सब चीजों को आधार बना करके एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे हम लोग कहते हैं असहयोग आंदोलन। राजगोपालाचारी, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली, इन सब लोगों ने असहयोग आंदोलन के चलते अपने जो है वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों के स्कूलों में बच्चों ने जाना छोड़ दिया, उनकी वस्तुओं की सामूहिक रूप से होली जलानी शुरू कर दी, उनकी वस्तुओं की खरीदारी बंद कर दी गई। और निश्चित रूप से 1920 से 22 के बीच में अंग्रेजों की जो वस्तुएं थी भारत के अंदर में, उनकी बिक्री में बहुत बड़ी गिरावट आई। अच्छा भाई, इन सबके बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं भी घटी जो गांधी जी के जो तरीके थे अंग्रेजों का विरोध करने के, उनसे मेल नहीं खाती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, गांधी जी एक मास लीडर बन चुके थे। प्रतापगढ़ के अंदर में इन्हीं सब के बीच में जब किसानों की जमीनों पर जब कब्जा हो रहा था, किसानों ने आंदोलन किया, उनके जमीनों पर कब्जे रुके, तो लोगों ने बोला कि सब गांधी जी की वजह से हुआ है। गांधी जी को एक दैवीय अवतार किसान मान रहे थे, लोग मान रहे थे, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गांधी राज आ गया। असम के अंदर में वैष्णव गीतों में भगवान विष्णु की जगह गांधी जी की चर्चा, गांधी राज आएगा। असम के बगानों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी, यह कह करके गांधी जी ने कहा है। तो आप समझ रहे हैं, गांधी जी एक जन नेता बन चुके थे। गांधी जी को भी नहीं पता है कि लोग उनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब ऐसा तो था नहीं कि मीडिया, सोशल मीडिया इतना फास्ट था, सब कुछ एकदम से सामने ला के रख दे। अब गांधी जी को कुछ चीजें मालूम चलती थी, कुछ मालूम नहीं चलती थी। अब आप देखिए, खेड़ा, गुजरात, इनके अंदर पाटीदार जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया इसी समय, असहयोग आंदोलन के समय में। एक्चुअली गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को चला रहे थे तो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने उसका अपना अलग अलग मतलब भी निकाला। किसी ने समझा कि हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। किसी ने समझा कि हमारे ऊपर जो अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार घटेंगे। अब देखो, खेड़ा गुजरात के अंदर में पाटीदार आंदोलन कर रहे थे, उनके जमीनों पर जो लगान है वो लगान घटेगा। कोस्टल आंध्रा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में शराब की जो दुकानें थी उनकी घेरेबंदी कर दी गई। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? घेरेबंदी, कि भाई शराब बिक्री नहीं होगी। गुंटूर के अंदर में जो आदिवासी थे, गरीब किसान थे,
उन्होंने वन सत्याग्रह चलाया कि जंगलों के ऊपर में आदिवासियों के अधिकार हैं, अंग्रेजों के अधिकार नहीं माने जाएंगे। अच्छा भाई, आप पंजाब में चले तो पंजाब के अंदर में कई सारे जो है गुरुद्वारों पर ऐसे महंत बैठे हुए थे अंग्रेजों की मदद से, जो भ्रष्ट थे, धर्म का दुरुपयोग कर रहे थे, तो वहां पर अकाली आंदोलन का आरंभ हो गया। अकालियों ने विरोध किया कि धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट महंतों के खिलाफ आंदोलन चल पड़े अकालियों के नेतृत्व में। ये देखो असम के चाय बागान की बात है, गांधी महाराज की जय। सिंध के अंदर में भी अपना अलग कहानी चल रहा था। अच्छा भाई, तो हर जगह गांधी राज की बात की जाने लगी। अच्छा भाई, द पीपल्स महात्मा। अब देखो ये एक चित्र है उस दौर का, ये एक चित्र है जिसमें गांधी जी को कृष्ण जी की तरह दिखाया गया है और ये पीछे भारत माता को दिखाया गया है, बगल में जवाहरलाल नेहरू है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है और इधर अन्य नेता है जो उस समय तक इस दुनिया में नहीं थे, तो उनके चित्र है कि भाई वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान आजाद होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी की वैल्यू क्या, जनता के महात्मा बन चुके हैं वो। ये प्रतापगढ़ की पूरी घटना है जो मैंने अभी आप लोगों को पहले ही समझा दी थी। ठीक है भाई। अच्छा, ये पूरा इसका वर्णन है यहाँ पर इस घटना का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप 1922 की फरवरी में एक घटना घटी चौरी चौरा गोरखपुर के अंदर में, जहां पर अंग्रेजों ने हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट पर गोलियां चलवाई। जनता को गुस्सा आया और जनता ने इसका विरोध करते हुए पुलिस थाने में आग लगा दी। करीब 22 पुलिस वाले जल के मारे गए। अब इस जगह से मुद्दा ये उठ खड़ा हुआ, गांधी जी को जब मालूम चला ये घटना घट गई है तो गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अब इसके बाद कांग्रेस के अंदर भी इस बात की मांग उठी कि अब हमें अपने रणनीतियों में कुछ बदलाव करने चाहिए और ऐसे में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई विच इज नोन एज स्वराज पार्टी। क्या कहते हैं इसको? स्वराज पार्टी 1924 और स्वराज पार्टी ने यह कहा कि अब जो चुनाव होंगे उन चुनावों में हम हिस्सा लेंगे और अंग्रेजों की विधानसभाओं में जाकर के हम उन पर दबाव डालेंगे और देश की आजादी के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा भाई, इसी समय 1925 के इर्द गिर्द दो परिवर्तन हुए। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, ठीक है, और इसके अलावा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोनों पार्टियों की ओर छोर अलग है, एक दक्षिणपंथी है, एक राइट विंगर है, एक लेफ्ट विंग है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आरएसएस की स्थापनाएं होती हैं। अच्छा भाई, अब इन दोनों की जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। इसी समय कई सारे युवा क्रांतिकारियों का उदय होता है। 1928 में भारत में साइमन कमीशन की एंट्री होती है। 1927 में इसको जो है बनाया गया था ब्रिटेन के अंदर में और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का विरोध होता है और इसी समय लाजपत राय जी को टारगेट करके पीटा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी समय भगत सिंह और उनके साथियों ने 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या कर दी, जो कि लाजपत राय जी की मृत्यु के लिए दोषी था। हालांकि मारने स्कॉट को गए थे लेकिन मारा गया था सॉन्डर्स। इसी समय 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के अंदर बम फेंका दिल्ली के अंदर में, अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि या तो हमारे देश को छोड़ दो नहीं तो फिर बहरों को सुनाने के लिए धमाका हम करते रहेंगे ऐसे ही, टू मेक द डेफ हियर। इन सबके बीच में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट हो गया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया नेहरू जी के आह्वान पर। अच्छा भाई, माहौल लगातार अंग्रेजों के खिलाफ होता जा रहा था और इन्हीं सबके बीच में द फेमस दांडी मार्च होता है।
यहाँ से आगे चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।